नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। लगातार जो बात कोई नहीं समझ रहा है और वो ये है कि मरकदवाड़ी में जो महाराष्ट्र का जो एक गांव था, जहां पर कुछ गांव वालों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब उनको एक मॉक पोल करना चाहिए, वो भी बैलेट पेपर से, क्योंकि उनका विश्वास चुनावी मशीनों में उठ चुका था। लेकिन उस मॉक पोल को नहीं होने दिया गया। वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी गई, वहां पर कर्फ्यू लगाया गया, मॉक पोल को कैंसिल किया गया और कल 200 लोगों को गिरफ्तार किया। उस पर मैंने कार्यक्रम किया था। आज मैंने सोचा कि आज सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा से बात की जाए, क्योंकि महमूद प्राचा बॉम्बे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जाकर वो एक बड़े अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। और वो अभियान क्या होगा, क्योंकि सबको ये अंदेशा था कि जिस तरीके से ये मॉक पोल की चिंगारी एक मरकदवाड़ी गांव, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में शुरू हुई है, क्या ये चिंगारी एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन बन सकता है? क्योंकि ऑलरेडी महमूद प्राचा चुनावी मशीनों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं और इस समय इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस, जिसमें कि केवल चुनावी मशीन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, वोटर की लिस्ट में गड़बड़ियां, किस तरीके से धन पैसे से चुनाव को लूटना, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस पर महमूद प्राचा से बात किया जाए। महमूद महाराष्ट्र जा रहे हैं, कल वो इस समय महाराष्ट्र में होंगे। महमूद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। और आपका महाराष्ट्र में जो ये अभियान शुरू होने वाला है, ये क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे तो अच्छा होगा जी। शुक्रिया नीलू जी मुझसे बात करने के लिए। और ये आंदोलन हमारा कभी रुका ही नहीं है। हमने 5 जनवरी 2024 से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने मास कैंपेन और कानूनी लड़ाई भी लड़ने का फैसला किया था। हम लोग सड़कों पे गए, पुलिस ने हम पे जुल्म ज्यादती की, लेकिन पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। अनफॉर्चुनेटली फॉर वेरियस रीजंस वो आंदोलन, कुछ लोग जो हमारे साथ थे वो हमारा साथ छोड़ के चले गए, उनके अपने अपने वजह रहे होंगे, तो थोड़ा सा पब्लिक डोमेन में कम हुआ। लेकिन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और हमने निरंतर वो कानूनी लड़ाई और दूसरी लड़ाइयां जारी रखी, जिसमें हमें सफलताएं भी मिल रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी और हरियाणा हाई कोर्ट से भी हमें अनेक सफलताएं मिली हैं। अभी परसों भी हमें एक ये बड़ी सफलता मिली है, जिस चीज के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रही थी, हर एक व्यक्ति कोशिश कर रहा था। फॉर्म 17C इलेक्शन कमीशन नहीं देता था, हमने वो अभी पिछले हफ्ते ही हरियाणा की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भटकल के लिए वो ऑर्डर करा लिया है। तो उससे हरियाणा के चुनाव में जो धांधलियां हुई हैं उसको उजागर करने के लिए और बहुत सारे चुनाव रद्द कराने के लिए हमें बहुत फायदा होगा। उसी प्रकार से हम महाराष्ट्र के लिए भी 150 सीटों पे चुनाव रद्द करा के हम लोग काम कर सकते हैं, कराने का काम कर सकते हैं, अगर के हम लोगों की मदद पॉलिटिकल पार्टीज लें तो। लेकिन जो आपने सवाल उठाया, जनता किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे, देश की जनता जो है, और इसके बारे में विभिन्न सर्वे भी हुए हैं, हिंदू न्यूज़पेपर और दूसरे लोगों ने सर्वे भी किए, इन चुनाव में चोरी करने वाली मशीनों से, उनके वोट चुराने वाली मशीनों से चुनाव नहीं चाहते। अब उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। जब आंदोलन होता है कोई बड़ा, तो उसको विभिन्न प्रकार से पुलिस के दमन से, अलग अलग तरीकों से, और खुद ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करती जितना उन्हें करना चाहिए। तो वो एक बड़े लेवल पे नहीं हो पा रहा है। जनता तो अपने आप में कोई इस प्रकार की ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ संगठन नहीं होता है देश की जनता का, तो इसलिए अलग अलग तरीके से उन्होंने हमें अप्रोच किया, अलग अलग संगठनों को अप्रोच किया और एक आंदोलन खड़ा हुआ। अब उसके बाद फिर उसका रिजल्ट भी आया। उस आंदोलन की वजह से ही मैं ये दावे के साथ बात कह सकता हूं, जो मशीनों के खिलाफ हो रहा था, बीजेपी की सीटें कम हुई। अगर पूरे आंदोलन मजबूती से और चलता, पेपर बैलेट से चुनाव कराने में हम लोकसभा का सक्षम या सक्सेसफुल हो जाते, तो 50 सीटें भी बीजेपी की नहीं आती। तो जनता ने कोशिश की, उसके बाद यहां तक जनता ने कोशिश की कि, और हम लोगों के माध्यम से लोगों का हम पे दबाव बना, हमने जाके इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी के बाहर भी जाके ये रिक्वेस्ट की कि आपके अंदर ही जो स्लीपर सेल्स हैं, बाय नेम हमने लेके की, हमें नाम लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था, एक विषय है लंबा, हमने नाम लेके भी ये बात बताई कि आप जो है प्लीज उनको हटाइए और राहुल गांधी जी, खड़गे जी सामने आए। उसके बाद 26 नवंबर को, ये 15 नवंबर को हमने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद महाराष्ट्र का रिजल्ट आया और वो मतलब ऐसा रिजल्ट था कि पॉलिटिकल पार्टीज का तो जो शौक लगा होगा, जनता एकदम सत्ते में आ गई। उसके बाद 26 नवंबर को खड़गे जी ने
एक ऐलान किया कि राहुल जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन इन मशीनों के खिलाफ और पेपर बैलेट को वापस लाने के लिए किया जाए। तब जनता को थोड़ी उम्मीद बंधी, लेकिन फिर वही स्लीपर सेल सामने आ गए। एक ढुलमुल सी चिट्ठी लिख दी, चुनाव आयोग से जाके मिले, चाय पिए, बढ़िया से बात की और ये आश्वासन लेके आए कि चुनाव आयोग इसका जवाब देगा। अरे जवाब देगा मतलब उससे चुप होके बाहर आ गए और कुछ नहीं। तो जनता बड़ी परेशान हो गई इस बात से। तो अब जनता जब छटपटा रही है, उनका दम घुट रहा है, तो वो क्या करें संवैधानिक रास्ते से? पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो पब्लिक आके मतलब पुलिस और आर्मी और सब कुछ लगा दिया जाता है। तो उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव रास्ता सोचा। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूं, जो बहुत सारे लोग ये देखते हैं ना कि हम बहुत खासतौर पे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे जो साथी हैं वो बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, बहुत इफेक्टिव तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो प्यारेलाल गर्ग साहब हो, देवा सायम साहब हो और जो दूसरे लोग। तो ये सब आइडिया हमें कहां से आते हैं? मुझे कितने सारे फोन आके नए नए आइडियाज देते हैं, हाँ, लेकिन उसको अमली जामा कैसे बनाना है, उनको उन पर रिसर्च करके उसको कंसोलिडेट कैसे करना है, ये काम हम करते हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज। तो ये नया आइडिया भी जनता की तरफ से आया कि भाई तुम हमारी बिल्कुल ही आवाज को दबा रहे हो, हमारा गला घोट रहे हो। मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी और राजीव कुमार जी, ये सब हमारा गला घोट रहे हो। हम वोट किसे दे रहे हैं, जा कहीं रहा है, तो हम क्या करें? तो एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया लाया और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन आपके माध्यम से मैं पहली बार ऐलान कर रहा हूं। और भी जगह से ऐसे महाराष्ट्र के लोगों को मैं सैल्यूट भी करता हूं कि उन्होंने डेमोक्रेसी बचाने के लिए इतना बड़ा और पीसफुल और कानूनी संवैधानिक तरीका अपनाया है, जो बिल्कुल बेनकाब कर देगा। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, जिस प्रकार से हमने वीडियोग्राफी लाके जनता के सामने चलाई है ना, ये भी उसी तरीके का एक इनोवेटिव मेथड है। तो इसके लिए मैं ऐलान करना चाहता हूं आपके, तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं ये वकीलों की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र की जनता से मैं ये कहना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से मैं ये कहना चाहता हूं, इवन झारखंड, जम्मू कश्मीर की जनता से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग ये कार्रवाई पे अमल करें लार्ज स्केल पे। ये वकीलों की जिम्मेदारी है कि आपको कानूनी सुरक्षा प्रदान करे। और मैं वॉलंटियर करता हूं। कल हम लोग जा रहे हैं, पहले हमने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनता से आह्वान किया कि मास प्रोटेस्ट शुरू करें पेपर बैलेट वापस लाने के लिए। और ये जो चुनाव की केसेस हम डाल रहे हैं उसको टाइम बाउंड तरीके से 6 महीने में खत्म कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम कल मुंबई में जाके एक प्रेस वार्ता को हम एड्रेस करेंगे और जनता से आह्वान करेंगे। और आह्वान के माध्यम से हम, ये हमारी कल 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुंबई पत्रकार परिषद संघ जो मुंबई में है, उसके हॉल में है 4 बजे। तो वहां से हम 3 चीजों का मेजरली ऐलान करने वाले हैं। एक तो कि ये जो आंदोलन है बैलेट पेपर वापस लाने का, जो कानूनी तरीके का चुनाव है, उसके लिए जनता जो है पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से जेल भरो आंदोलन भी करें और हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम के ऑफिस के बाहर एक पीसफुल प्रोटेस्ट लगना चाहिए, हर एक महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट में। एक ये। दूसरा ये कि हम लोग ये बड़ा आंदोलन, महाराष्ट्र के, आपने कहा है कि महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में जेल भरो आंदोलन चुनावी मशीनों के खिलाफ हो। एक तो प्रदर्शन लगे परमानेंट, और वहां से जेल भरो आंदोलन। इसमें तो कुछ किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। इससे ज्यादा पीसफुल तरीका क्या होगा? 100 200 1000 2000 जितने भी लोग हों, वो डीएम साहब के पास जाएं और बोले हम अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। आप धारा 144 लगाते हो ना, तो हमें धारा 144 में अरेस्ट करके जेल में भेज दो और कोई जमानत नहीं लेगा फिर। ये हमने आंदोलन का नया तरीका, और साथ के साथ वो छोटा सा एक प्रोटेस्ट परमानेंट डीएम ऑफिस के बाहर भी लगे। उसके अलावा सेकंड ये कि हम देश की अदालतों से ये निवेदन करना चाहते हैं, और उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक बड़ा एक गैदरिंग करने वाले हैं दिल्ली में, कि ये डायरेक्शंस पास होनी चाहिए। और ये, क्योंकि चुनाव में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि सालों साल लग जाते हैं केस जीतने में या फैसला होने में। तो फायदा क्या हुआ, 5 साल ही गुजर गए तो चुनाव पिटीशन डालने का। एक बार जो धोखाधड़ी से जीत गया वो जीत ही गया फिर। तो 6 महीने के अंदर कानून में प्रावधान है सेक्शन 86 में, तो उसको पूरा किया जाए 6 महीने के अंदर ही अंदर, जितनी पिटीशन डल रही है वो डिसाइड है। ये दूसरा मुद्दा रहेगा। इसके लिए भी हम जो डीएम, हर डीएम के बाहर, और हम सुप्रीम कोर्ट पे भी करेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो ये अब आ गया है, जिस भी जगह किसी भी व्यक्ति को, जो ये गांव वाले या किसी कस्बे वाले ये काम करना चाहते हैं, तो वो हमें
कांटेक्ट करें, हम उनको पूरी कानूनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा के इस मॉक पोल को करने की पूरी सुरक्षा कवच संवैधानिक और कानूनी वो हम प्रदान करेंगे, और हम खुद आएंगे वहां पे। मैं वादा करता हूं, मैं खुद आऊंगा। नहीं, लेकिन इस मॉक पोल में कल जब जो 200 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने ये कहा है कि आप तो भ्रम फैला रहे हैं, ये संवैधानिक तरीका नहीं है। इस चीज को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और एक नहीं 200 लोगों के खिलाफ। उन 200 लोगों को हम जिम्मेदारी लेते हैं उनको छुड़ाने की। हमारे पास आए, हमारी जिम्मेदारी है ये, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, हर वकील की जिम्मेदारी है, हम भी वकील हैं, और हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से भी जिम्मेदारी लेते हैं इन सबको छुड़ाने की। ना सिर्फ छुड़ाने की, बल्कि उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने एफआईआर कराई है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और एफआईआर कराने की, ये हम जिम्मेदारी लेते हैं। और मैं इसीलिए आपके माध्यम से ये ऐलान कर रहा हूं। और अब मैं क्यों कह रहा हूं, हम जो भी बात करते हैं नीलू जी, जो हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे प्यारेलाल गर्ग साहब को ले लो, आप देवा साहब साहब को ले लो, मुझे ले लो, हम क्या कहते हैं कि जो कानून में प्रावधान है, हमारी एक एक बात उसी प्रावधानों के हिसाब से होगी। प्यारेलाल गर्ग साहब कोई अपना डेटा नहीं दिखाते हैं, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे डेटा है उसी से निष्कर्ष निकालते हैं। जो हमारा जो टीम है उसका ये तरीका है। तो कोलसे पाटिल साहब ने केस डाला था, तो कोलसे पाटिल साहब भी कल मेरे साथ वहां रहेंगे, जस्टिस कोलसे पाटिल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हमारा ये तरीका है, हमने भी जितने केस डाले हैं, जो भी वीडियो दिखाई है, वो सब चुनाव आयोग की दी है। मैंने अपनी वीडियो नहीं दिखाई कोई, मेरे पास तो और भी बड़ी बढ़िया वीडियो हैं जिसपे बिल्कुल ही चेहरे से नकाब उतर जाएगा, लेकिन वो नहीं दिखा रहा हूं अभी। मैं वो दिखा रहा हूं जो चुनाव आयोग ने दी, सर्टिफाई करके कि ये हमारी है। तो हमारा सारा कार्यक्रम ये है। अब चुनाव आयोग से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, राजीव कुमार जी से, जो वोटों के सबसे बड़े चोर हैं, मतलब देश के सबसे बड़े चोर हैं वोटों के, जैसे अडानी जी, अंबानी जी और यूसुफ लुलू जैसे जो लोग पैसे के, रुपए के चोर है ना, संसाधनों के चोर हैं, ये सब भी तीनों भी, और इन जैसे सब लोग चोर हैं संसाधनों के, रुपये पैसे के। और उसी प्रकार से राजीव कुमार जी चोर हैं सबसे बड़े वोटों के। तो हम इनको कह रहे हैं कि ये आप प्रावधान हमें बता दीजिए कि ये गैर संवैधानिक या गैर कानूनी कैसे है। ये तो संविधान की जो मूलभूत भावना है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके ऊपर आप हमला कर रहे हो, आप संविधान के खिलाफ अपराध कर रहे हो। आप मुझे बताइए, हम अपना वैसे ही हमारे मोहल्ले में हमें लोगों को सिखाना है इलेक्शन कैसे होता है। आपने कहा कि संविधान के खिलाफ ये लोग अपराध कर रहे हैं, तो अपराध संविधान के साथ कौन कर रहा है? जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी गई, तो जाहिर सी बात है कि वो अमित शाह के अंडर आता है। तो क्या अमित शाह ने संवैधानिक अपराध किया? क्या राजीव कुमार ने संवैधानिक अपराध किया, ये बोल के कि आप ईवीएम्स के बारे में भ्रम फैला रहे हैं? जी बिल्कुल, हम ईवीएम की बात ही कहां कर रहे थे। वो लोग तो ये कह रहे हैं हम अपने गांव का एक मतदान कराना चाहते हैं, अपने मतलब शौक है, मेरा शौक रोक सकता है कुछ कोई? आप बताओ मुझे। मेरा ये शौक है कि मैं संविधान की चीजें जाके, या हम लोगों की जिम्मेदारी समझते हैं, शौक समझ लीजिए, हम घर घर जाके लोगों को संविधान पढ़ाते हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, संविधान पढ़ाते हैं, ये दिखाते हैं कि कैसे आपको सरकारी अधिकारियों से बात करनी है, कैसे उनको संविधान और कानून के प्रावधान बताने हैं। हम एक पूरा वो मॉक इंटरैक्शन जैसे होती है ना अधिकारियों से, वो करके दिखाते हैं। तो पेपर बैलेट से चुनाव, चलिए हम ये भी नहीं कह रहे, चलो लोकल जो बॉडी इलेक्शंस होते हैं वो तो मतपत्र से होते हैं, वो यही तो कर रहे थे, मतपत्र से हम मतदान करेंगे। कैसे होता है मतपत्र से चुनाव, वो कहीं हम लोग भूल ना जाएं, उसलिए वो करेंगे। उसमें गैर कानूनी कहां है? बल्कि चुनाव आयोग तो इसके लिए, देखिए जब हमने ये आंदोलन शुरू किया था ना, ये चोरी की मशीनों के खिलाफ 5 जनवरी को 2024 को, उसके बाद तो चुनाव आयोग ने कितने ज्यादा करोड़ों रुपए खर्च किए थे इस बात पे कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके मशीनें, मतलब वो लगा रहे थे ना, वो अपने मशीनों का जो है वो डिस्प्ले कर रहे थे कि आओ और चेक करो मशीनें, मॉक पोल करो, मॉक पोल ही तो करा रहे थे। तो चुनाव आयोग जो काम करा रहा है वही तो हम कर रहे हैं, लोगों की जागरूकता बढ़ा रहे हैं। ये संवैधानिक बेसिक फंडामेंटल राइट है जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, सिखाए लोगों को। हम ये मना कर रहे हैं, वो अपनी ईवीएम से सिखा ले भाई, उनके पास तो देश का पैसा, लूटा हुआ पैसा बर्बाद करने के लिए है ना। राजीव कुमार जी जो सबसे बड़े चोर हैं वोटों के, वो अपने बचाव के लिए करोड़ों रुपए वकीलों को खर्च कर रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं,
100 पता नहीं कितने सारे कंट्री से लोगों को बुला के उन्होंने एक टूर कराया देश में। तो वो तो हमारा ही पैसा लूट के कर रहे हैं, हम अपने आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं जनता, वो अपना, हम मना कर रहे हैं उन्हें, उसी गांव में वो ईवीएम से चुनाव करा लें, उसी गांव में हम दोबारा कह रहा हूं वो करा लें मॉक पोल, हम मॉक पोल पेपर बैलेट से करा लेंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत किसे होगी? जो चोरी कर रहा है। भाई इस प्रकार से तो राजीव कुमार जी की चोरी पकड़ी जा सकती है, हालांकि पता नहीं गांव वालों की ये मंशा होगी या नहीं होगी, पर चोरी पकड़ी जाएगी उनकी, ये क्या हो गया? तो चोर जो है अपनी चोरी छुपाने के लिए हर वो काम करता है जो उसके बस में होता है, वही वो कर रहा है। लेकिन ये अपराध है, सीधे सीधे अपराध है जो अमित शाह जी, मोदी जी और राजीव कुमार जी कर रहे हैं, अपराध है ये, रोकना लोगों को। हम परमिशन अदालत से दिलवा देंगे इस बात की, कौन रोकेगा? हम देखते हैं, हम अदालत से दिलवाएंगे परमिशन, लेकिन हमारे पास आए, रजिस्टर कराएं, हम कराएंगे मॉक पोल। मैं कह रहा हूं मुझे अरेस्ट करें अगर कोई इसमें गैर कानूनी काम है, मैं ये आह्वान कर रहा हूं, गांव गांव में ये होना चाहिए मॉक पोल। नहीं, लेकिन मुझे ये आपने कहा कि मैं आह्वान कर रहा हूं कि पूरे देश के गांव गांव से इस तरीके का मॉक पोल होना चाहिए, तो इसके आगे चुनौतियां क्या हैं? क्या इसी तरीके से सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, सबको जेल भेज दिया जाएगा? आखिर मोदी और शाह और राजीव कुमार को भी तो समझ में आएगा ना कि भाई इसका रेपरकशन क्या हो सकता है। भाई ये कब तक जेल भेजेंगे हमें? ये झूठे मुकदमों से ये जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं उनसे कब तक, किस चीज के लिए डराएंगे? चाइना से 4,500 किलोमीटर जो सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं वो दे दी ना, और अब गले में बाहें डाल रहे हैं। जिनको वेटर कहते हैं वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनको बार बार वेटर कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, वो उनसे पूछा जाए तो बेटर है। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है अब वो गले में हाथ डाल रहे हैं। ये देश को पहले बताया पार्लियामेंट को कि 1 इंच भी जगह नहीं गई है। तो ये सब कुछ करते रहे, वो रोजगार लूट लें, पेट्रोल मतलब अब 100 रुपए के पार जा रहा है कई सिटीज में, तो ये सब काम करते रहे। अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को बैंकों से डायरेक्ट एक तरह से डकैतियां मार मार के उनको पैसे दे दें और उनके फिर माफ करा दें, कानून बना दें। पूरा का पूरा यहाँ पे एक वो बना हुआ है, ये जो सिख इंडस्ट्रीज है उसको, उसके एसेट्स को दोबारा 100 रुपए की चीज 1 रुपए में बेचने के लिए पूरा एक संविधानिक और कानूनी व्यवस्था बना दें। हम तो लूट लें देश को और जनता कुछ करे ही ना, तो जनता को ये छोड़ेंगे नहीं। जो मॉक पोल कराने के लिए जेल भेज सकते हैं वो तो आपको सांस लेने के लिए भी जेल भेज सकते हैं। तो इसलिए सभी लोग सड़कों पे आए, पीसफुल प्रोटेस्ट भी करें और गिरफ्तारियां देना। आप, हम धारा 144 तोड़ रहे हैं, अब हमें जेल में भेजो। हमारे हर आंदोलन में एक्सरसाइज इतनी आसान होगी महमूद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना तो ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकली इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करेंगे कि भाई हर गांव में अगर मॉक पोल शुरू हो जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका लेवल पर अगर इस तरीके का मॉक पोल शुरू हो जाएगा, तो सरकार तो फिर क्या, किस चीज पर उतारू हो सकती है ये सरकार? जो भी एक डकैत चोर जिस चीज पे उतारू हो सकता है, सरकार नहीं, सरकार में बैठे भ्रष्ट अधिकारी जो सरकार पे गैर कानूनी तरीके से, ये धोखाधड़ी के वोटों से कब्जे में बैठे हुए हैं। किसी भी व्यक्ति को क्या परेशानी हो सकती है मुझे बताओ। अब तो कोई असेंबली के चुनाव जो है रद्द नहीं हो जाएंगे ना, वो तो एक ही तरीका है, वो तो अदालत में, हाईकोर्ट में पिटीशन डालने का तरीका है, और तो कोई तरीका ही नहीं है, ये तो खुद संविधान में लिखा हुआ है। तो अब इनको नुकसान क्या हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता, क्या नुकसान है इन्हें? ऐसा थोड़ी है कि ये मॉक पोल किया उन्होंने और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में किया और उसके बाद वो हट जाएंगे, जो जीते हुए आए, जो बेईमानी से जीते हुए कैंडिडेट आए विभिन्न प्रकार की। तो आपको क्या लगता है कि क्या मोदी, शाह और राजीव कुमार ने मरकजवाड़ी की चिंगारी को पहचान लिया और इसीलिए उन्होंने चिंगारी पर ऐसा पानी डाला कि अब वो आखिर डर क्या है इस समय? मोदी, शाह और राजीव कुमार को सबसे बड़ा डर क्या है, खासकर मरकजवाड़ी के इवेंट के बाद, क्योंकि ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा पूरे इस इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का। मैंने आपको बोला है ना, मत पत्र जो हमने आंदोलन करके सारे जितने भी लोग ये मशीनों के ऊपर काम कर रहे थे, सब पर्चियां गिनने के लिए, वीवीपैट के लिए, और इसके लिए 5% से 10% कर दो, 50% कर दो, हमने सबको तथ्यात्मक रूप से तथ्य बता के कन्विंस किया ना। सब क्या बात कर रहे हैं? पेपर बैलेट। पेपर बैलेट का ही तो सबसे बड़ा खतरा है, जो कि कानूनी तरीका है। सेक्शन 59 में आपके दर्शकों को हर बार बताता हूं, 59, 61 कैपिटल ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पढ़ लिया, कानूनी तरीका वही है। तो इसी से तो सबसे बड़ा खतरा है, ये कागज के टुकड़े से ही मोदी जी की जो है सारी सत्ता जो है, एकदम जो बेईमानी द्वारा आई हुई सत्ता है, वो खत्म हो जाएगी। इसी से डर है कि लोग, मतलब आप देखिए,
इतने बड़े बड़े लोग, इंडियन एक्सप्रेस जैसी न्यूज़पेपर्स पूरी तरह की अब ये, और कुरैशी साहब, पूरी दुनिया अब इस चीज पे लग गई कि वोटर इंजेक्शन हो गया। वो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, ये जो वेल मीनिंग लोग हैं ना, उनको भी एक चीज से भटकाना चाहते हैं सिर्फ, ये मत पत्र की बात मत करो, ये भी बता दो कि हाँ जी आपने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा दी, ठीक है, आपने कुछ कर लिया, पैसे बांट दिए, ये कर दिया, इस सब के इल्जाम इन पे लगते रहे। लेकिन ये पेपर बैलेट की बात मत करो आप, इससे किसी तरीके से हट जाओ, बाकी सब आप कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुद्दे सब सही नहीं है, 100% ये सभी भी मुद्दे इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल जो एक्चुअल इंटेग्रिटी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप देखिए, मैं आपको लॉजिक से हर चीज बताता हूं और सबको बताता चाहता हूं कि लॉजिक से सोचें। चलिए, हमने ये पूरी ताकत लगा के जो मतदाता लिस्ट है, जो वोटर लिस्ट है, उसको सही करा लिया, उससे ज्यादा फायदा होगा या अगर हमने ये चोरी की मशीनें हटवा दी। ये देखिए, अब हमने पूरे देश में, इस गांव में जैसे ये पता लग जाएगा कि 100% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, ये इनको खतरा है। हालांकि ये भी, ये तो झूठा क्या कह सकता है कि जी उस दिन उनका मन वो था, एक हफ्ते बाद मन बदल गया, इसमें क्या बुराई है। मतलब झूठ के तो इनके पास 50 रास्ते हैं, लेकिन चोर के पैर भी नहीं होते ना। तो अब जो अपने सारे लोगों ने वोट दे दिया, मशीनों का क्या इलाज है? आज भी तो जनता जो है बीजेपी को तो सीट जीत ही नहीं रही है ना कोई। तो इसीलिए बुनियादी बेस, इसका जो बुनियाद है, अगर हम ये मशीनें हटवाने में कामयाब हो गए, अगर हम पेपर बैलेट लाने में कामयाब हो गए, तो बावजूद बाकी सारी गड़बड़ियों के, ये अकेला एक ऐसा इशू है जो सब गड़बड़ियों पे हावी पड़ेगा, जनता की आवाज जो है फिर भी भारी पड़ जाएगी। इसलिए हमें इससे नहीं भटकना है। और ऑफ कोर्स जैसे ही थोड़ी ईमानदार सरकारें आनी शुरू होंगी, हम खुद ही ये सब वोटर लिस्ट तो ठीक करा लेंगे ना। और मैंने इसके लिए भी कार्रवाई कर रखी थी, पूरी तैयारी कर रखी थी। जब मैंने ये मशीनों के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट में जो कंप्लेंट कराई थी ना, जो अभी अदालत में लंबित है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमसे ये लिबर्टी दे रखी है कि आप जाओ और इसके बारे में नीचे अदालत में काम करो और इस पे एक्शन कराओ, तो उसके तहत हम पार्लियामेंट स्ट्रीट में कंप्लेंट कर चुके हैं। तो उसमें भी मैंने एक पैराग्राफ में लिखा था इन गड़बड़ियों के बारे में। ऐसा नहीं है कि मेरी नजर से कोई चीज छुटी हुई है, शुरू से जितने ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उस पर मेरी बड़ी पैनी नजर है, एकदम एक एक चीज पे। लेकिन स्टेजेस में सबसे बड़ी चीज खत्म, तो फिर जो जैसे ही बेटर सरकारें आएंगी वो सब अपनी गड़बड़ियां दूर करेंगी। आज मैंने अभी आपसे बात करने से पहले डिटेल्ड कंप्लेंट, और मैंने अपने वो ट्विटर हैंडल पे डाल भी दी है, ये जो वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, ताकि लोग वो सीख भी लें कि उसमें एक्चुअली हुआ क्या है, क्या प्रोसेस से होता है, किस किस की क्या जिम्मेदारी है। तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में आज मैंने वो कंप्लेंट दोबारा कर दी है, डिटेल में कंप्लेंट। तो उसके लिए भी हम एफआईआर दर्ज कराएं। उस कंप्लेंट में क्या लिखा है? बेसिकली ये वोटर डिलीशंस को लेकर आपने कंप्लेंट किया है। उसमें बुनियादी तौर पे हमने ये लिखा है, ये जो वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, वोटर डिलीट, वोटर ऐड। तो हमने क्योंकि सब्जेक्ट स्टडी कर रखा है ना, ताकि लोग, अब जब ये शुरू ही हो गया तो लोग आधी अधूरी बात ना करें, इसलिए मैंने ये कंप्लेंट कर दी है। कंप्लेंट है या कुछ एफआईआर वगैरह भी आप दर्ज करा रहे हैं? एफआईआर दर्ज करना तो फर्ज है ना, हमने कंप्लेंट कर दी है। अच्छा। एफआईआर तो अब उनका कानूनी फर्ज है, जो वो नहीं करेंगे तो हम अदालत जाएंगे। तो खैर वो काम शुरू हो गया। मेरा बेसिक पर्पस ये था कि सब लोग सीख लें कि, और वो मैं आपके माध्यम से भी थोड़ा उसमें छोटे में बता देता हूं कि इसमें जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स की, कि एक एक व्यक्ति को चुन के सर्टिफाई करके उसकी छानबीन करके वोटर लिस्ट बनाना आपकी और मेरी वोटर्स की जिम्मेदारी नहीं है। पूरा डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन का पूरा एक इलेक्टोरल रोल के ऑफिसर्स होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, उनकी जिम्मेदारी है, उनके लिए पैसे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, उनको पूरी एक प्रोसीजर है। वो उनकी जिम्मेदारी है कि ये सबसे बेसिक चीज क्या है ना, फंडामेंटल राइट है ना ये, कि वोट देना सबको, और वोट किसी का छूट ना जाए, और वोट देने में कोई व्यवधान परेशानी ना हो, ये इंश्योर करने के लिए तो इलेक्शन कमीशन है। तो पूरा बड़ा मोटा बजट खर्च होता है इस पे, पूरा एक पैराफर्नेलिया है, पूरा हायरार्की, चेन ऑफ कमांड है इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स की। उन सभी की जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की, जानबूझ के ये हमने कंप्लेंट की है। और इसीलिए ये जो वोटर लिस्ट में इतनी धांधलियां नजर आ रही हैं, ये भी कई प्रकार की होती है। एक होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होते हैं, जो एक वोट दिल्ली में भी है और एक वोट गाजियाबाद में भी है,
जो शुरू में केजरीवाल जी पे जो इल्जाम लगते थे ना, 2 जगह वोट था उनका। एक तरीका ये होता है वोटर फ्रॉड का। दूसरा तरीका, यू आर म्यूट। कि इससे एक चीज ये भी साबित होती है कि चुनावी मशीन में गड़बड़ी हो सकता है कि राजीव कुमार और मोदी और शाह साहब मिलकर पूरी 100% तक नहीं कर पा रहे हो, इसलिए उनको वोटर लिस्ट में भी मैनिपुलेशन करना पड़ रहा है। तो ये जो सब चीजों का एक मिश्रण है कि चुनावी मशीन्स को कुछ हद तक करो, फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ करो, ये जो पूरा एक तंत्र तैयार हो रहा है, चुनाव जो धोखाधड़ी का तंत्र है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका मतलब ये है कि चुनावी मशीन में एक लिमिट तक ही वो कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो जहां पर लिमिट खत्म होती है तो वहां पर वोटर लिस्ट में आ जाते हैं। जरूरत पड़ गई, मैंने आपको बताया ना, जहां जैसे जैसे मशीनों से गड़बड़ी करने का उनकी अपॉर्चुनिटी कम होगी। ये लोकसभा के इलेक्शन में क्या हुआ है, झारखंड में क्या हुआ है, क्योंकि वहां पे लोकल गवर्नमेंट सारे अधिकारियों को भ्रष्ट नहीं कर पाएगी, ज्यादातर अधिकारी या कम अधिकारियों को भ्रष्ट कर पाए, तो उसके लिए ये सेकंड तरीका होता है। लेकिन मैं आपको 20% की बात जो मैं कहता था, कोई नहीं कहता था ये बात कि ये 20% तक मैनिपुलेशन करते हैं। वो 20% झूठे वोटों को और जो इनके अपने कार्डर वोट्स होते हैं, जो किसी भी माध्यम से इनको वोट देते, उनको भी जनता ने हरा दिया। तो अब क्या करें बेचारे? ये काम पहले कम लेवल पे करते थे, महाराष्ट्र में उन्होंने पूरा फुल स्ट्रोक, पूरी ताकत लगा दी दोनों चीजों में। जो प्रकाश ये परकाला साहब का जो एनालिसिस है ना, हम लोग तो ज्यादातर जो 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 चीजें करते हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाते, क्योंकि हमारे पास भी तो कुछ छुपे हुए हथियार रहने चाहिए जो हम अदालत में इनके खिलाफ इस्तेमाल करें, जो ये चोरियां करते हैं। तो हमारे पास अभी बहुत सारा मटेरियल है, और अब मेरी कंप्लेंट में लोग देख लेंगे हमने कितनी डिटेल में रिसर्च करके इस बारे में भी हमने सबूत दे रखे। तो ये चीजें हैं, लेकिन परकाला साहब ने एकदम सही, मतलब जो हिटिंग द नेल ऑन द हेड कर दिया ना, प्यारेलाल गर्ग साहब जो करते हैं वो एकदम इन्हीं के डेटा से इनको वो करते हैं। परकाला साहब ने भी वही किया। तो ये जो अब इनको इतना पैनिक हो गया कि ये 20% जो चोरी की मशीनों से वोट आने वाले हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। महाराष्ट्र में तो हमें 10 सीटें भी नहीं आएंगी, जो मैं कह रहा हूं बात, इसलिए ये करना पड़ा है। चलिए, तो अब आपका आंदोलन कल से शुरू हो रहा है, तो उस पर निगाहें टिकी होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच महमूद फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।